नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी आज शाम केजरीवाल को कोर्ट में करेगी पेश। ईडी आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में करेगी पेश। केजरीवाल की ईडी रिमांड का कल था आखिरी दिन। केजरीवाल की ईडी रिमांड का कल था आखिरी दिन। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। ईडी आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट के सामने करेगी पेश। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट के सामने कर सकती है पेश। दिल्ली से अहम जानकारी। अरविंद केजरीवाल की 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत ईडी के साथ खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश करेगी, लेकिन उसके साथ साथ माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, साथ ही साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कथित तौर पर जो आबकारी घोटाला है, उस घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जब इससे पहले 28 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था, तो जो कस्टडी थी वो आज 11 बजे तक के लिए जो दी गई थी, यानी कि आज 11 बजे किसी भी हालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पेशी है वो राहुल गांधी कोर्ट में होनी है। संभावना ये जताई जा रही है कि हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ईडी है वो आगे जो डिमांड है वो कर सकती है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि अब जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। हालांकि देखना ये होगा प्रियंका कि क्या जब 11 बजे एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो क्या वो गवाह, क्या मनी ट्रेल की जो कड़ी से कड़ी जो जोड़ने की बात लगातार की जा रही थी, वो ईडी के पास कितने सबूत मिल पाए हैं और आगे ईडी की क्या ईडी कस्टडी की मांग करती है या नहीं। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि अब जो है आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी जब कोर्ट में होगी तो उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है प्रियंका की जब कोर्ट में पेशी होगी तो फैसले का इंतजार फिलहाल जरूर हमें करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो कोर्ट में पेश करने का समय क्या निर्धारित किया गया है? कितने बजे आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा आज किसी भी हालत में 11 बजे तक जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना है। जो कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में ईडी ने जो गिरफ्तार किया है, तो उसमें आज 11 बजे तक की जो कस्टडी मांग जो थी, ईडी की कस्टडी वो थी, तो 11 बजे जो राहुल गांधी कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी। क्योंकि इससे पहले जब 28 तारीख को मामले की जब सुनवाई हुई थी, तो उस समय भी कई बातें जो है कड़ी से कड़ी जोड़ने की बातें की गई थी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सबूत जो है वो ईडी के हाथ में लग पाया, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो देखना ये होगा कि क्या सबूत मिल पाए और कितना जो मनी ट्रेल को जो कड़ी से कड़ी जो जोड़ने की बात है वो कितना कारगर हो पाई है ईडी, और उसमें कितना सफल हो पाई है वो अब आज जब 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद सामने आ। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी की रिमांड खत्म होगी, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के द्वारा इससे पहले भी कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। क्या इसके बाद भी आम आदमी पार्टी अपनी कार्रवाई जारी रख रही है? देखिए बंदा, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में पहले दिन से इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। और जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद से लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जो है वो दिखा रही है। और इसका जो नजारा है बीते रविवार यानी कल 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को भी मिला था, जब रामलीला मैदान से पूरा विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो बड़े बड़े राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो इस बैठक में मंच में एक साथ शामिल हुए थे और सभी ने एक सुर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है
उस कार्रवाई के प्रति अपना आक्रोश जताया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही इस मामले को लेकर के राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है और भाजपा पर विशेष रूप से कार्रवाई के आरोप लगा रही। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से कल रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया था और 5 सूत्री मांगों में अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर भी मांग की गई थी, क्या लगता है आपको कल से जो आंदोलन शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी चुनाव के दौरान उसे और ज्यादा हवा देने का भी काम करेगी? देखिए प्रियंका, बिल्कुल मैं बात करूं अगर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो रिहाई की मांग कर रही है और जैसा कि मैंने कहा कि कल का जो इंडिया गठबंधन का जो प्रोटेस्ट था वो विशेष रूप से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही था। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि इस दौरान मंच के तमाम नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर हल्ला जरूर बोला, लेकिन इस पूरे जो मंच की अगर हम बात करें कल की महारैली की, तो इस पूरे महारैली में मुख्य रूप से जो मुद्दा था वो जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अजीत जुड़े हुए थे, लगातार जानकारी दे रहे थे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जहां एक तरफ महारैली की गई थी रामलीला मैदान में, वहीं आज ईडी की रिमांड खत्म होने के मौके पर कोर्ट पर पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की आज होगी बैठक। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में होनी है बैठक। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में होनी है बैठक। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी गठन के बाद पहली बैठक होगी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद पहली बैठक आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का किया था गठन। लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का किया गया था गठन। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में विस्तार को लेकर होनी है बैठक। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में विस्तार में होगी बैठक। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में मैनिफेस्टो के गठन के बाद पहली बैठक। और इसी खबर पर हमारे साथ अजीत कुमार लगातार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की जिस तरह से आज बैठक हो रही है, मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद ये पहली बैठक होगी, क्या कुछ खास निकलकर आज इस बैठक में सामने आ सकता है? देखिए मैं बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भाजपा अपना मैनिफेस्टो तैयार करने जा रही है, उस मैनिफेस्टो को लेकर के एक अलग से कमेटी का गठन किया गया था, जो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी का जो अध्यक्ष है राजनाथ सिंह को बनाया गया था। तो आज जो राजनाथ सिंह है उन्हीं की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में ये बैठक हो रही है, जिसमें तमाम अलग अलग जो और कई नेता हैं, जिसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो, और तमाम और भी कई ऐसे नेता है जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तकरीबन लगभग 11 से 12 बजे का जो समय है वो बताया जा रहा है कि ये बैठक शुरू होगी और इसमें किस तरीके से भाजपा का लोकसभा चुनाव को लेकर के मैनिफेस्टो तैयार किया जाना है, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, कौन कौन सी जो सौगात है वो देशवासियों को देने की बात की जानी है, इसको लेकर के आज मैनिफेस्टो कमेटी की जो है वो पहली बैठक जो है वो आज भाजपा नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने जा रही है और ये भाजपा जो कार्यालय यहाँ पर ये आज होने जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आज पहली बैठक हो रही है मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद और विस्तार में चर्चा की जाएगी चुनाव को लेकर। कल से चुनावी सफर का आगाज भी हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से योजना बनाई जाएगी और साथ ही साथ रैली को लेकर तमाम आगे आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी क्या जानकारी सामने आ सकती है? देखिए बिल्कुल बताया चाहूंगा, अभी हाल ही में से पहले भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। अब आज जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है और कहीं ना कहीं क्योंकि भाजपा जो है वो लोकसभा चुनाव को किसी भी सूरत में इस चुनाव को, क्योंकि जो 400 पार का जो नारा दिया है, कहीं ना कहीं 400 का जो आंकड़ा है उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो इस मैनिफेस्टो को तैयार करने की योजना जो है वो बना रहे हैं। तो ऐसे देखने वाली बात है कि किस तरीके से लोक लुभावने जो वायदे हैं जो देशवासियों से इस मैनिफेस्टो में किया जाता है वो फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज पहली बैठक है, क्योंकि इसमें कई लोगों से राय ली गई है और राय ली भी जा रही है और उसके बाद ही आज की बैठक में निर्णय किया जाएगा कि क्या क्या चीजें
किन किन बिंदुओं को, किन किन मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखना है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जो है वो लोगों के बीच मजबूती से जा सके। और जो 400 पार का जो आंकड़े की जो बात, जो नारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है, उस नारे को भी सार्थक किया जा सके और 400 पार के आंकड़े को जो है वो छुआ जा सके। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार करने की जो योजना है वो बनाई जा रही है और इसी को लेकर के आज जो है अहम बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 400 पार के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री की रैली के द्वारा कल सफर की चुनावी सफर की शुरुआत भी हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में और कितने नाम सामने आ सकते हैं और रैलियों की संख्या को लेकर क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य बड़ा है? कल अगर मैं बात करूँ तो मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार की जो है शुरुआत कर दी है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि औपचारिक रूप से भाजपा का जो चुनावी बिगुल है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है, क्योंकि इससे पहले ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, जिसमें स्मृति ईरानी और ऐसे कई जो बड़े जो दिग्गज नेता है, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, और कहीं ना कहीं इन्हीं नेताओं के, इन्हीं चेहरों के दम पर जो है वो भाजपा जो है वो आने वाले चुनाव में लोगों के बीच पहुंचेगी और तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी कुछ राज्यों को लेकर के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है वो इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है वो कमी या बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति पर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि लगातार मेरठ से शुरुआत की गई है और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। देखिए प्रियंका, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश वो राज्य माना जाता है, कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली की कुर्सी पर बैठना है तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है। लगभग 80 लोकसभा सीटों का जो ये प्रदेश है वो लोकसभा चुनाव में बहुत मायने रखते हैं। और इस समय जिस तरीके से भाजपा जो है वो 400 पार का जो आंकड़ा लेके चल रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पूरे का पूरे जो दमखम है वो कल मेरठ में देखने को भी मिला। और इस समय अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि है। उनका एक जो काम है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में काम कर दिखाया है, तो उनकी एक अलग छवि है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विशेष तौर पर अपना आगाज किया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज से जो बैठक है, आज की मैनिफेस्टो की बैठक में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो के अलावा किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, किस तरीके से स्टार प्रचारकों की रैली को और बढ़ाना, या किस तरीके से तमाम प्रदेशों में रैलियां करनी है, इन सब चीजों पर भी चर्चा हो सकती है और उस पर भी संभावना है कि जो रणनीति है वो तैयार की जा सकती है। जी बिल्कुल अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तो खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, क्या एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो सकता है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपने काम से अलग ही जो छवि है वो बनाई है। वो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसे लोकप्रिय नेता है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में चल रही है सुनवाई। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में चल रही है सुनवाई। सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई। शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच की सुनवाई आज। शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का दे रही है हवाला। ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का दे रही है हवाला। शाही ईदगाह की जमीन मंदिर को सौंपने की मांग। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच आज करेगी सुनवाई। शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का दे रही है हवाला।
और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से शहीदगाह का मामला आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, 18 मामलों पर कोर्ट में केस चल रहा है, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में आज क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ सकता है? जी प्रियंका, आपको बताते हैं कि ये मामला जो है 18 मुकदमे पहले थे, लेकिन एक मुकदमा जो है और डल चुका है, यानी 19 मुकदमे हो चुके हैं। एक मथुरा में 19वां मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में डला है, जिसको कि हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी अब कुल मिलाकर 19 मुकदमे हो चुके हैं। 18 मुकदमे पहले ही मथुरा में चल रहे थे, जिनको कि हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका दायर करी गई कि सारे मुकदमे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर लिए जाएं। उस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश किया और आदेश करने के बाद में मुकदमों को सबने यहाँ सब ट्रांसफर कर लिए। उस पर जो है 7 Rule 11 पे कुछ मुकदमों पर सुनवाई चल रही है, कुछ मुकदमों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुनवाई चल रही है, और उसमें जो है बैंक जैन जो जस्टिस हैं उनकी अदालत में मुकदमा ये सब सुने जा रहे हैं। इसकी कई दिन से लगातार सुनवाई चल रही है और अलग अलग डेटों पे इसकी सुनवाई होती है। और अभी जो है मुस्लिम पक्ष की दलीलें जो है सब सुनी जा रही हैं और मुस्लिम पक्ष द्वारा कोर्ट नंबर 89 को, मतलब 89 को बताया जा रहा है अपनी दलीलों के माध्यम से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है 1991 का। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो 7 Rule 11 के अंतर्गत आते हैं, चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, सबसे पहले कोर्ट को ये तय करना है, उसके बाद जो है कोई निर्णय आना है। तो और हिंदू पक्ष का दूसरी ओर ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उसको खारिज किया जाए। उन्होंने इस तरीके से जो है मांग करी है। एक प्रार्थना पत्र जो है आज बासोड़ा पूजा को लेकर, जो शीतला माता का जो पूजन होता है कृष्ण कूप पर, श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह के पास कृष्ण कूप है, उस पर पूजा होती है, उसको लेकर भी एक प्रार्थना पत्र आज जो है हाई कोर्ट में डला हुआ है, जिसकी सुनवाई होनी है। क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ वही अनुमति दी गई है जो पिछले कई दशकों से चली आ रही है, जो परंपरा, उसी के लिए अनुमति दी गई है। बाकी कोई नई अनुमति देने मतलब करने के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जो मुख्य पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के आशुतोष पांडे, दिनेश शर्मा, इन्होंने जो है अनुरोध किया था जिला प्रशासन से कि हमें जो है कृष्ण कूप पूजा पर अनुमति दी जाए और कृष्ण कूप पूजा पर महिलाएं जो है बासोड़ा पूजा कर सकें। लेकिन जिला प्रशासन ने सीओ सिटी से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मांगने के बाद में सीओ सिटी ने अपनी रिपोर्ट में यही दिया है कि जो परंपरा चल रही है, यानी उस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वही पूजा कर सकती हैं बासोड़ा की, उस पर भी हिंदू पक्ष गया हुआ है और हिंदू पक्ष जो है अपनी मांग कर रहा है कि इस पर जो है सुनवाई होनी चाहिए और कृष्ण कूप पर जो है सभी को पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। 2 बजे के बाद में सुनवाई शुरू होगी। पहले मुस्लिम पक्ष की जो है लगातार सुनवाई चल रही है, उसके बाद में हिंदू पक्ष जो है अपनी दलीलें पेश करेगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कई मांगे हिंदू पक्ष के द्वारा भी की जा रही है और मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है, इस तरह के केसेस में अभी तक जो फैसले आए हैं उनके आधार पर क्या इस फैसले पर प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल प्रियंका, जो फैसले आए हैं, जैसे कि हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया था, जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि ईदगाह का सर्वे कराया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे पर रोक लगा दी। इसी तरीके से दोनों पक्ष की जब सुनवाई हो जाएगी तो कोई अहम फैसला आने की इसमें उम्मीद है, जरूर कोई फैसला आएगा और देखते हैं कि वो फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आता है या मुस्लिम पक्ष के उसमें आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि 19 मुकदमे लगातार एक साथ चलना और उन पर सुनवाई होना और दोनों की दलीलें जो है पेश होना, उसमें सब कुछ निकल के आएगा। दोनों के ईदगाह कमेटी के वकील और उधर हिंदू पक्ष के श्री कृष्ण जन्मभूमि के वकील, दोनों की बहस लगातार हाई कोर्ट में जारी है और इसमें कई तारीखें पड़ चुकी हैं। उन तारीखों में मुकदमों पे ही सुनवाई होती है और पहले जो है सुनवाई चल रही है, दलीलें जो दे रहा है वो मुस्लिम पक्ष दे रहा है और उसके बाद जो है हिंदू पक्ष की दलीलें चलेंगी, उसके बाद कोई अहम फैसला आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आपका कहना है कि 19 मुकदमों में एक साथ सुनवाई होनी है, 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि मुकदमे इतने सारे हैं इसलिए पक्ष की दलीलें तो जरूर होंगी, लेकिन फैसला आने की उम्मीद आज है क्या? हो सकता है कि
के कृष्णपुर के ऊपर जो प्रार्थना पत्र डला हुआ है, जिसमें आज ही सुनवाई होनी है, उस पर कोई फैसला आने की उम्मीद है। और कुछ जो मुकदमों में सुनवाई हो चुकी है, जो सीरियल वाइज मुकदमे लगे हुए हैं, उनमें सुनवाई हो चुकी है, उन पर कोई फैसला हो सकता है कि तो हाई कोर्ट की जो बेंच है वो कोई फैसला सुनाए उस पर, जिन पर सुनवाई हो चुकी है, या अगले जो और सीरियल वाइज जो मुकदमे लगे। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।